Aloha friends. So we are going to start the very nuance of the bodies. Okay. So we have completed executive, legislative, and judiciary. They are the constitutional makers centered, the independent institutions that should work without the political interference. So let's start under the interstate council. So interstate council part आपका 11 में है that in the center state relation. So it is an ultimate platform for the cooperative फेडरलिज्म ओके। तो आर्टिकल इंटर स्टेट काउंसिल के लिए आर्टिकल याद रखना है 263, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि प्रेसिडेंट इंटर स्टेट काउंसिल कभी भी बना सकता है अगर उसको लगे कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, पहला 40 साल तक तो नहीं बना था ड्यूरिंग द एरा ऑफ सिंगल पार्टी डोमिनेंस, बिकॉज उस समय फेडरल फ्रिक्शन विद इन द पार्टी हैंडल हो जा रहा था। तो 1990 में सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पे पीपी सिंह गवर्नमेंट ने बनाया था इंटर स्टेट काउंसिल। ओके, तो सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पे बना था इंटर स्टेट काउंसिल सेंटर स्टेट लेसन पे, ठीक है। अब इसको समझिए, इंटर स्टेट काउंसिल 263 के तहत जो बन रहा है, इसका जो चेयरमैन होगा प्राइम मिनिस्टर होगा, पहला चीज। दूसरा, कौन कौन मेंबर होगा? चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ यूटी विथ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे यूटी के, जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है वो, और जो गवर्नर होंगे स्टेट के जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, और 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर होम मिनिस्टर के साथ, वो ये 5 लोग आ जाएंगे आपके टीम में, ठीक है। सबसे पहला चीज़, क्योंकि सारा सीएम और पीएम एक ही रूम में है, तो स्टैंडिंग कमिटी वाज सेटअप इन इज लॉजिस्टिकली ए नाइटमेयर। ए स्टैंडिंग कमिटी वाज सेटअप इन 1996 फॉर कंटिन्यूअस कंसल्टेशन, ठीक है। तो चेयरमैन जो होंगे यूनियन होम मिनिस्टर का, वो स्टैंडिंग कमेटी का आपका चेयरमैन होंगे इंटर स्टेट काउंसिल का, और 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और 9 चीफ मिनिस्टर, ये होगा 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और 6 9 चीफ मिनिस्टर मिलके आपका काम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है इंटर स्टेट काउंसिल के पास पावर? पहला है इन्वेस्टिगेटिंग डिस्प्यूट। तो हम लोग को देखना होगा कि क्यों दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट आ रहा है, उसको इंक्वायर करेगा, उस पर एडवाइस करेगा, पहला चीज। दूसरा, कि ये इन्वेस्टिगेट करेगा और डिस्कस करेगा वो कौन से सब्जेक्ट्स है जिसमें सारे स्टेट्स का, यूनियन का और ये स्टेट का कॉमन इंटरेस्ट है, ठीक है। तो पॉलिसी कोऑर्डिनेशन में मदद करेगा। तीसरा, ये रिकमेंडेशन देगा कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट में जिसके लिए बेटर कोऑर्डिनेशन हो इन पॉलिसी एंड एक्शन, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है वो इंक्वायर कर सकता है लीगल और नॉन लीगल कंट्रोवर्सीज, ठीक है। बट इसका जो फंक्शन है एडवाइजरी और कम्प्लीमेंट्री नेचर का है। तो ये सुप्रीम कोर्ट एंड कम्प्लीमेंट्री टू द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शन। तो इंटर स्टेट काउंसिल कोर्ट नहीं है, तो इसका रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है। पर बोला है कि इंटर स्टेट काउंसिल लीगल और नॉन लीगल कंट्रोवर्सी दोनों को सुन सकता है, ठीक है, पहला चीज। अब इसके बाद बोलेगा कि इंटर स्टेट काउंसिल इज डिवाइडेड इनटू 5 जोन्स। तो नहीं, ये जोनल काउंसिल है। जोनल काउंसिल स्टेट्यूटरी बॉडी है, जबकि इंटर स्टेट काउंसिल आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, पहला चीज। आर्टिकल 263 बोल रहा है इंटर स्टेट काउंसिल इज ए परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो 263 सिर्फ प्रेसिडेंट को पावर दिया है एस्टेब्लिश का, परमानेंट बाय डिफॉल्ट नहीं है। इट इज एग्जिस्ट बिकॉज प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशूड इन 1990, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से बना है, ये भी याद रखिए। सरकारिया कमीशन रिकमेंड किया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, 1990 में आपका इंटर स्टेट काउंसिल बना है, ठीक है, और परमानेंट नेचर का नहीं है, ठीक है। तो रिजोल्यूशन जो लाएगा वो बाइंडिंग होगा, नहीं, रिकमेंडरी है। तो हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? क्रोनिक डोरमेंसी, कि इंटर स्टेट काउंसिल तो डेड लेटर है, ठीक है, कि मैंडेट बोलता है कि 1 साल में कम से कम 3 बार मिलना चाहिए, बट अभी तक ये लोग 11 टाइम ही मिला है लास्ट 33 ईयर्स में। सबसे पहला बात ये बोलोगे। उसके बाद ये एग्जीक्यूटिव को बाईपास कर देता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटर स्टेट काउंसिल को बाईपास किया है। क्यों? जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है वो इसका थंडर स्टॉल कर लिया। अब आज को अगर आप देखोगे तो जो आपका नीति आयोग है, ठीक है, और उस जो गवर्निंग काउंसिल है जिसका जिसका सेम कॉम्पोजिशन है प्राइम मिनिस्टर और सीएम का, वो प्राइमरी फोरम हो गया है फेडरल डायलॉग का, लिविंग द आईएससी साइडलाइन, ठीक है, पहला चीज।
पुंची कमीशन, सरकारिया कमीशन 1990 में बोला था। अब पुंची कमीशन बोला कि आईएससी को हम लोग को वाइब्रेंट बनाना होगा, नेगोशिएटिंग फोरम बनाना होगा सारे कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो सेंटर को मैंडेटली कंसल्ट करना है अगर आप कंकरेंट लिस्ट में कोई बिल लाना चाहते हैं तो। ये पुंची कमीशन का रिकमेंडेशन था। बट आप समझ गए ना ये लोग क्या पावर है आईएससी का। आईएससी बेसिकली कुछ नहीं करेगा, कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट करें, खोजेगा कि भैया कौन कौन सब्जेक्ट है जहाँ स्टेट स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेट हो सकता है, यूनियन स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेट हो सकता है, ये चीज रिकमेंडेशन देगा कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ अच्छा से कोऑर्डिनेशन करेंगे तो पॉलिसी बन सकता है, डिस्प्यूट होगा तो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, यही सब काम है। सो नाउ लेट्स मूव टू जोनल काउंसिल एंड द नीति आयोग। ओके, सो इंटर स्टेट काउंसिल जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 263। तो दो बॉडी समझते हैं, एक स्टेट्यूटरी बॉडी है और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। तो जोनल काउंसिल क्या करता है, जो इंटर स्टेट काउंसिल है वो एक काम करता है कि पूरा टेरिटरी को देखता है, जबकि जो जोनल काउंसिल है वो क्या करता है, कंट्री को रीजनल ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। सो जो जोनल काउंसिल है दे आर स्टेट्यूटरी बॉडीज, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, दे वर एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, ठीक है। तो एक 5 जोन में बांटा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है दे आर नॉट पार्ट ऑफ द जोनल काउंसिल, उसके लिए स्पेशल नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट है 1971 का, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट आपका बाद में आया, ठीक है। इसका जो चेयरमैन होगा, कौन होगा, यूनियन होम मिनिस्टर इसका चेयरमैन होगा, और सारे जोनल काउंसिल का एक कॉमन चेयरमैन है ठीक है। तो उसका स्टैंडिंग कमेटी का भी आपका चेयरमैन होम मिनिस्टर ही था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। वाइस चेयरमैन कौन होगा, जो चीफ मिनिस्टर जो होंगे स्टेट का उस जोन का, वो वाइस चेयरमैन होंगे बाय रोटेशन, सबका 1 साल के लिए पोस्ट होगा, ठीक है। मेंबर कौन है, हर एक जोनल काउंसिल में उस वहाँ का सीएम और 2 मिनिस्टर फ्रॉम ईच स्टेट इन जोन, और उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा यूटी का वो, तो सीएम प्लस 2 मिनिस्टर रहेगा, ठीक है। हाँ, ये चीज याद रखिए। और नीति आयोग पे आ जाइए, तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना है। गवर्नमेंट डिसमेंटल द 65 ईयर्स ओल्ड प्लानिंग कमीशन और उसको चेंज किया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ये क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये कैबिनेट के रिजोल्यूशन से बना है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टेट्यूटरी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। प्लानिंग कमीशन टॉप डाउन अप्रोच लेता था, नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच लेता है, जो बोलता है कि emphasizing cooperative federalism where states are equal partners in policy making, ठीक है, where states are equal partners in policy making, ठीक है। तो पहला क्या है, चेयरपर्सन जो होगा आपका नीति आयोग का प्राइम मिनिस्टर होगा, वाइस चेयर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा वाइस चेयर को, और वो कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक होगा उसका। सीईओ कौन होगा, सीईओ भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा फॉर ए फिक्स टेन्योर, इसका जो रैंक होगा वो सेक्रेटरी का रैंक का होगा, ठीक है। जो गवर्निंग काउंसिल होगा, जो मेन फेडरल ऑर्गन है, उसमें क्या होगा, सारे सीएम होंगे, और जितना भी यूटी है उसका यूटी विथ लेजिस्लेचर के, और लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे यूटीज के, ठीक है। ये इंटरस्टेट काउंसिल का जैसा ही है, ठीक है। रीजनल काउंसिल समझिए, फॉर्म्ड ऑन द नीड बेसिस टू एड्रेस द स्पेसिफिक कंटिजेंसीज टू इम्पैक्टिंग मोर देन वन स्टेट, ठीक है, कन्वेंट बाय पीएम एंड कंप्राइजिंग द सीएम ऑफ दोस स्पेसिफिक स्टेट। तो रीजनल काउंसिल समझ गए हम लोग। तो नीति आयोग के अंदर ही रीजनल काउंसिल बनता है, नीड बेसिस पे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अल्टीमेट डिफरेंस क्या है, जो प्लानिंग कमीशन क्या करता था कि इसके पास बहुत ज़्यादा पावर था कि हम लोग फंड एलोकेशन देखता था, ये मिनिस्ट्रीज को, स्टेट गवर्नमेंट्स को जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट मिलता था 282 के तहत, वो प्लानिंग कमीशन का बहुत ज़्यादा पावर था, ठीक है। स्टेट को प्लानिंग कमीशन के अंडर झुक के रहना पड़ता था। जो नीति आयोग है उसके पास फाइनेंशियल पावर नहीं है, 1 रुपया खर्चा नहीं कर सकता, जस्ट ए एडवाइजरी थिंक टैंक। जो पावर एलोकेशन का जो पावर है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को ट्रांसफर हो गया है, ठीक है। इसके बाद नीति आयोग डिराइव्स इट्स मैंडेट फ्रॉम द डीपीएसपी ऑफ 39। नो, जो गोल अलाइन होता है 39 के डीपीएसपी से, ये ना ही इट हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेट्यूटरी मैंडेट, ठीक है। ये पूरा एग्जीक्यूटिव क्रिएशन है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर चेयर द मीटिंग ऑफ जोनल काउंसिल
यूनियन होम मिनिस्टर चेयर करता है जनरल काउंसिल को। नीति आयोग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवेलुएटिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल स्कीम्स एंड एलोकेटिंग परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स। ये स्कीम को तो इवेलुएट करता है बट ग्रांट एलोकेट नहीं करता है, ये चीज जानिए। क्या हम बोल सकते हैं, ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है आपका नीति आयोग। तो इंटर स्टेट काउंसिल और जोनल काउंसिल है, इसका काम है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना, जबकि नीति आयोग का काम है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को। क्योंकि क्यों, नीति आयोग के पास बहुत सारा पब्लिक डेटा ड्रिवन इंडेक्सेस है कि हेल्थ इंडेक्स, वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। तो ये सबसे क्या होता है कि अलग अलग स्टेट को ये रैंकिंग देता है, और इट नेम्स एंड सेम्स द जो लेगार्ड्स है और जो परफॉर्मेंस वो सेलिब्रेट करता है। तो इससे क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे से compete करेगा फॉर बेटर गवर्नेंस, ताकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, ज़्यादा सेंट्रल ग्रांट मिले। ठीक है, लेट्स मूव टू यूपीएससी। सो वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम से लिख देना है यूपीएससी कभी भी। पार्ट 14 में यूपीएससी आर्टिकल 315 से 323, इसके बीच में यूपीएससी है। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना होगा कि इलेक्शन कमीशन की जगह यूपीएससी का काम अलग है। ठीक है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में यूपीएससी का मेंबर नहीं बताया गया है। इट डिपेंड्स ऑन दी डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो चेयरमैन और 9 से 11 मेंबर होता है यूपीएससी का नॉर्मली। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं बताया है चेयरमैन का और मेंबर, सिर्फ एक रूल बताया है कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर होना चाहिए जो कि ऑफिस हेल्ड किया है एटलीस्ट फॉर 10 इयर्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, बस एक रूल है। ठीक है, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चेयरमैन का या मेंबर का नहीं बताया, बस 50% रूल है कि भैया 10 साल आप ऑफिस रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद टेन्योर इन लोग का 6 साल 65 साल का है, 6 साल तक और 65 साल जो पहले हो, ये यूपीएससी का ये है। ठीक है, अब क्योंकि इंडिपेंडेंस है, क्योंकि इट सिलेक्ट्स द इलाइट ब्यूरोक्रेसी, इट्स मेंबर मस्ट बी इंसुलेटेड फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर। तो दो टेस्ट है, पहला है इसका रिमूवल टेस्ट 317 में, कि जो प्रेसिडेंट यूपीएससी चेयरमैन को या उसके मेंबर को तभी रिमूव कर सकता है। ठीक है, कब, इंसॉल्वेंसी के केस पे, कोई पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड और बीइंग अनफिट, मोस्ट क्रिटिकल ग्राउंड इज मिसबिहेवियर। तो क्या क्या है, इंसॉल्वेंसी, इंगेजिंग इन पेड एम्प्लॉयमेंट, अनफिट माइंड बॉडी, मिसबिहेवियर है। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट बोल रहा है कि अगर प्रेसिडेंट किसी मेंबर को हटाना चाहते हैं फॉर मिसबिहेवियर, सिर्फ मिसबिहेवियर का बात हो रहा है, मिसबिहेवियर के लिए हटाना चाहते हैं, तो उसको सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करवाना होगा। अदरवाइज अगर आप इंसॉल्वेंसी, पेड एम्प्लॉयमेंट या इन अनफिट माइंड बॉडी के लिए हटाते हैं तो हटा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द कोर्स ऑफ रिमूवल एंड एडवाइस, सो द प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय एडवाइस। ठीक है ठीक है, तो 315 से 323 में हम लोग समझ गए रिमूवल प्रोसेस में। तो 317 में आपका मोस्ट क्रिटिकल ग्राउंड है मिसबिहेवियर पे। तो मिसबिहेवियर है, तो इफ ए प्रेसिडेंट वांट टू रिमूव ए मेंबर फॉर ए मिसबिहेवियर, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायरी लगेगा, दैट इज द थिंग, एंड द सुप्रीम कोर्ट का जो इंक्वायरी है दैट इज बाइंडिंग। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ पोस्ट रिटायरमेंट रिस्ट्रिक्शन क्या है। ठीक है, तो गवर्नमेंट फ्रॉम ऑफरिंग द फ्यूचर लुक्रेटिव जॉब, तो यूपीएससी चेयरमैन इनएलिजिबल है कोई भी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, तो यूपीएससी मेंबर है या तो केवल चेयरमैन बन सकता है या एसपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है। ठीक है, तो एसपीएससी और जॉइंट सर्विस पब्लिक कमीशन उसका भी देख लो कि देखो यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन से बना है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये भी कॉन्स्टिट्यूशन से बना है, जॉइंट सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन ये स्टेट्यूटरी है। ठीक है, ये पार्लियामेंट के एक्ट से बनेगा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट, सबसे पहला चीज। ठीक है, यूपीएससी का जो अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट करेगा, स्टेट पीएससी का गवर्नर करेगा, और जॉइंट सर्विस पब्लिक कमीशन का वो भी प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, तो यूपीएससी का 665 है, स्टेट का 662 है, और जॉइंट का भी 662 है। ठीक है, यूपीएससी का रिमूवल प्रेसिडेंट करेगा, स्टेट पीएससी का प्रेसिडेंट ही करेगा, गवर्नर नहीं करेगा, और जॉइंट सर्विस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगा, एनुअल रिपोर्ट गवर्नर को देगा, और ये जॉइंट सर्विस पब्लिक कमीशन प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट रिमूव कर रहा है, बट ये रिपोर्ट स्टेट गवर्नर को ही देगा। ठीक है,
तो क्या पूछ रहा था, चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर एंड कैन बी रिमूव्ड बाय द गवर्नर ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर। पहला चीज, तो गवर्नर केवल अपॉइंट कर रहा है, रिमूव प्रेसिडेंट करेगा आफ्टर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी, पहला चीज, ठीक है। तो यूपीएससी मस्ट बी कंसल्टेड बाय द गवर्नमेंट व्हाइल मेकिंग प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो आर्टिकल 320 बोल रहा है कि गवर्नमेंट फ्रॉम कंसल्टिंग द यूपीएससी ऑन द मैटर ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है ना। मतलब 16(4) के तहत अगर गवर्नमेंट रिजर्वेशन देगा तो क्या आपको यूपीएससी से पूछना होगा? नहीं, तो यूपीएससी से पूछने का जरूरत नहीं है, आर्टिकल 320 एग्जेम्प्ट कर रहा है, ठीक है, पहला। दूसरा, तो यूपीएससी इज ए सेंट्रल पर्सनल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यूपीएससी वॉच डॉग है मेरिट का, वो रिक्रूट करता है। जो एक्चुअल सेंट्रल पर्सनल एजेंसी है, जो ट्रेनिंग कैडर मैनेजमेंट वो करता है, वो डीओपीटी है, ठीक है। तो पर्सनल एजेंसी नहीं करता है, वो बस रिक्रूट करता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या है, लेटरल एंट्री का, कि जो गवर्नमेंट है स्पेशलिस्ट को एट द जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर लेवल को में लेटरल एंट्री से ला रहे हैं, ठीक है। पहले while initially done outside the UPSC, bringing this process under the UPSC has sparked debates, ठीक है, कि जो डोमेन एक्सपर्टीज है विद द ट्रेडिशनल जर्नलिस्ट सिविल सर्विस मॉडल, कि कैसे होगा रिजर्वेशन रोस्टर टू सिंगल पोस्ट लेटरल एंट्रीज, ओके। फिर एडवाइजरी नेचर है और एग्जीक्यूटिव एक्शन है, कि कॉन्स्टिट्यूशन बोला है कि यूपीएससी का एडवाइस गवर्नमेंट पर बाइंडिंग नहीं है, बट गवर्नमेंट को एक मेमोरेंडम देना होगा पार्लियामेंट को, क्यों आप यूपीएससी के एडवाइस को नहीं मान रहे हैं, ठीक है। कि मिनिस्ट्री समटाइम डिले करता है डिसिप्लिनरी कंसल्टेशन विथ यूपीएससी टू प्रोटेक्ट फेवर्ड ऑफिसर, ठीक है। अगर मतलब यूपीएससी किसी को रिकमेंड किया कि भैया हटाइए इसको, तो आप क्या करेगा कि हम वो इंक्वायरी ही यूपीएससी इंक्वायरी को डिले कर देंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या है, ओवर द इयर्स यूपीएससी वर्कलोड एक्सपेंड हुआ है, कि एनडीए, सीडीएस, मेडिकल, इंजीनियरिंग सर्विस सबको यूपीएससी ही रिक्रूट कर रहा है। तो माइनर एग्जाम एसएससी को दे दो, एनडीए को दे दो, ये सब बात हो रहा है, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं सर्विसेज का, बिकॉज दिस सर्विसेज आर द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। तो पार्ट 14 में फ्रॉम आर्टिकल 308 टू 314, कॉन्स्टिट्यूशन इज एसेंशियली योर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है और अल्टीमेट शील्ड है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर 310 है और अल्टीमेट शील्ड है 311, इसके बीच में बैलेंस है, ठीक है। सबसे पहले आपने समझो 310 क्या बोल रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, कि कोई भी सिविल सर्वेंट है वो ऑफिस तब तक रख रहा है जब तक ही हैज द एब्सोल्यूट प्लेजर ऑफ द क्राउन, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसी को अडॉप्ट किया। मतलब कि जो भी मेंबर है डिफेंस सर्विस का, सिविल सर्विस का और ऑल इंडिया सर्विस का, ठीक है, यूनियन सेंट्रल सर्विसेज, डिफेंस सर्विस और यूनियन ऑल इंडिया सर्विस, दे होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, पहला चीज। दूसरा, जो कि स्टेट सिविल सर्विस को होल्ड कर रहा है, दे होल्ड द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ गवर्नर, दूसरा चीज। तीसरा चीज क्या है, यूके में प्लेजर एब्सोल्यूट है, मीन्स यू कैन फायर एट एनी टाइम, बट इंडिया में जो 310 है वो हेवली रिस्ट्रिक्टेड है 14, 16 और 311 से, ठीक है। देखो 14, 16, 311, ठीक है। कैसे, चलो आते हैं 311 में। पहला 311 क्या बोल रहा है, कि जो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर है, आप उसको केवल इसलिए नहीं निकाल सकते हैं कि कोई पॉलिटिशियन उसको पसंद नहीं कर रहा है, ठीक है। दो एब्सोल्यूट सेफ गार्ड है सिविल सर्वेंट का अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन करने का, ठीक है। तो कौन प्रोटेक्टेड है, पहला, इट अप्लाइज ओनली टू सिविल सर्वेंट, ठीक है। जो 311 के तहत प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको, आर्बिट्ररी डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक, ये केवल सिविल सर्वेंट्स को मिल रहा है, ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स को, सेंट्रल सिविल सर्विसेज के ऑफिसर को, स्टेट सिविल सर्विस के ऑफिसर को। जो डिफेंस पर्सनल है, जो मिलिट्री पर्सनल है, उसको 311 के तहत सेफगार्ड नहीं मिल रहा है, पहला चीज। अब क्या क्या सेफगार्ड है, पहला 311(1) में क्या लिखा हुआ है, एक सिविल सर्वेंट को आप वो मतलब कैन नॉट बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय अथॉरिटी, मतलब उससे नीचे का जो अथॉरिटी है जो उसको अपॉइंट किया है वो उसको निकाल नहीं सकता है या डिसमिस या रिमूव नहीं कर सकता। अगर प्रेसिडेंट मुझे अपॉइंट किए हैं एज एन आईएएस ऑफिसर, तो एक स्टेट चीफ मिनिस्टर या यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हमको नहीं निकाल सकता है, ओनली प्रेसिडेंट निकाल सकता है, पहला चीज। दूसरा, राइट टू बी हर्ड, एक सिविल सर्वेंट को ना ही डिसमिस किया जा सकता है, ना ही रिमूव किया जा सकता है, ना ही उसका रैंक रिड्यूस किया जा सकता है, एक्सेप्ट किसी इंक्वायरी के जिसमें उसको पता हो कि व्हाट चार्जेस दे
are against him and there is a reasonable opportunity to being heard in respect of those charges, this is the rule, this is the second thing, ठीक है। नाउ द थर्ड थिंग कि अब ये जो दो प्रोटेक्शन मिला है आपको, कौन आपको निकाल सकता है और क्या आपको हर्ट करने का है, इसके अलावा तीन एक्सेप्शन है। क्या? पहला, अगर आप क्रिमिनल कन्विक्टेड है, अगर किसी क्रिमिनल चार्ज आपको लग गया है तो आपका सिविल सर्वेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ घटाया जा सकता है उसी ग्राउंड पे, ठीक है। आपको अलग से फिर इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा है इम्प्रैक्टिकेबिलिटी। क्या बोल रहा है कि अगर अथॉरिटी जो डिसमिस करने के लिए एम्पावर है उसको ऐसा लगे, ठीक है, राइटिंग में ऐसा देना होगा कि भाई प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है टू इंक्वायरी, तो आप उसको हटा सकते हैं विदाउट इंक्वायरी प्रोसेस। तीसरा, अगर प्रेसिडेंट हो या गवर्नर सेटिस्फाई है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इंक्वायरी करने का जरूरत नहीं है तो हटाया जा सकता है इसको, ठीक है, अगर कोई स्पियोनेज उसमें जो पकड़ा गया, ठीक है। 310 311 समझ गए। 312 है ऑल इंडिया सर्विस। जो सेंटर और स्टेट है उसका अपना अपना सेपरेट सर्विस है। 312 बोल रहा है कि एक कॉमन सर्विस बनाया जाए, लाइक आईपीएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है। तो राज्यसभा कैसे कोई सर्विस बना सकता है कि अगर राज्यसभा कोई रिजोल्यूशन पास करे विथ 2/3 ऑफ द इफेक्टिव स्पेशल मेजोरिटी 1 कि नेशनल इंटरेस्ट में जरूरी है तो ऑल इंडिया सर्विस बन सकता है, ठीक है। उसके बाद जब राज्यसभा रिजोल्यूशन पास कर देगा, पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगा रिगार्डिंग द सर्विस एंड कैसे उसका रिक्रूटमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विस होगा, ठीक है। जो आईएफओएस था, फॉरेस्ट सर्विस, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, वो 1966 में ऐड हुआ यूजिंग द 312 मैकेनिज्म, ठीक है। उसके बाद क्या है, अंडर आर्टिकल 311, ठीक है, एक सिविल सर्वेंट है that has the constitutional right to make representation against the specific penalty proposed after the inquiry, ठीक है। कि इसमें क्या बोल रहा है कि राइट पहले था पर 42वां 1976 में उसको हटा दिया कि यू हैव ओनली राइट टू हर्ड रिगार्डिंग द चार्जेस ड्यूरिंग द इंक्वायरी, नॉट द फाइनल क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि आर्टिकल 311 में एक सिविल सर्वेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आप ये कर सके, आप केस टाइप से लड़ सके कि क्या आपको पेनल्टी लग रहा है इंक्वायरी होने के बाद, ठीक है। तो आप बोलेंगे आपको बस राइट सुनाया जाएगा, उसके बाद आपको कुछ उतना बोलने का हक नहीं है, ठीक है। सस्पेंशन क्या है, एनी ऑफिसर्स कैन इन्वोक आर्टिकल 311 इफ दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम ड्यूटी पेंडिंग एन इंक्वायरी, ठीक है। तो ठीक है, तो आर्टिकल 311 क्या बोल रहा है कि डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक, सस्पेंशन इज नॉट ए पेनल्टी, इट इज ए टेम्पोरेरी होल्डिंग मेजर, ठीक है। अगर सस्पेंड किया है तो आप आर्टिकल 311 इन्वोक नहीं कर सकते हैं। अगर आपको डिसमिस किया गया है, रिमूव किया गया है, रिडक्शन किया गया है रैंक में, तब आप आर्टिकल 311 इन्वोक कर सकते हैं, सस्पेंशन में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, एक आर्मी जनरल है कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 311। देखो 310 जो है वो डिफेंस सर्विसेज के लिए है, बट 311 जो है वो 300 इसके अंदर नहीं आ रहा है, डिफेंस सर्विसेज 311 के अंदर नहीं आ रहा, तो उसको सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेट, एआरसी क्या बोलना चाह रहा है कि जो 311 है, इट मेक्स नियरली इम्पॉसिबल टू फायर करप्ट और डीपली इनएफिशिएंट ऑफिसर, ठीक है। जो ये मैंडेटरी इंक्वायरी प्रोसेस है, ये ट्रिब्यूनल में जाता है, कोर्ट्स में डिकेड में रहता है, तो ये बोलता है कि ये जो स्टील फ्रेम है ये रस्टिंग कैज बन गया है, इसीलिए बोला जाता है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, द फंडामेंटल रूल है जो 56 का, परफॉर्म और पेरिस, जो आर्टिकल 311 के तहत फायर करना बहुत डिफिकल्ट है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, फंडामेंटल रूल 56J यूज करता है। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट टू कंपल्सरली रिटायर एनी सिविल सर्वेंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, एक रूल है 56J कि आपको कंपल्सरली रिटायर करवाएगा एनी सिविल सर्वेंट अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट आफ्टर, अगर 50 या 55 हो गया है या 30 साल का सर्विस हो गया है तो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट बोला है कि जो कंपल्सरली रिटायरमेंट है ये पनिशमेंट नहीं है, देयरफॉर
311 का प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगा अगर हम आपको कंपल्सरली रिटायर करवा रहे हैं तो। दिस इज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग है, क्यों 311 का जरूरत है? डिस्पाइट द फ्लॉज, सील्ड इज एब्सोल्यूट नेसेसरी। अदरवाइज जो ऑनेस्ट ऑफिसर है जो कि पॉलिटिकल करप्शन को, माफिया सिंडिकेट को एक्सपोज कर रहे हैं, वो डिसमिस हो जाएंगे। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर ऑन द फ्लोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये बोले हैं कि कैग जो है shall be the most important officer under the constitution of India। क्यों? क्योंकि एक जगह जहां इलेक्शन कमीशन ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट लीगली फॉर्म हो, कैग इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट डज नॉट स्टील फ्रॉम द पीपल वंस इट इज इन पावर। सुप्रीम गार्डियन है पब्लिक पर्स का, आप ये सब लिखिएगा। ठीक है। कैग क्या है? 148 से 151 कैग का आर्टिकल है, पढ़ लिए। ठीक है। सबसे पहला आर्टिकल 148, क्योंकि कैग का प्राइमरी जॉब है फिजिकल मिसमैनेजमेंट को एक्सपोज करना और करप्शन को बाय रूलिंग गवर्नमेंट, तो उसका इंडिपेंडेंस बहुत ही जरूरी है। ठीक है, पहला चीज। चलो, सबसे पहला है अपॉइंटमेंट किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैग को अंडर हिज वारंट एंड सील। कहीं भी अगर अंडर हिज वारंट एंड सील है तो दैट इज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, वो सेंटर का आदमी नहीं है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा अगर टेन्योर में बोल रहा है कि 6 साल है और अंटिल द एज ऑफ 65, जो भी पहले है यूपीएससी की तरह। ठीक है। तो कैग को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, बट दे डू नॉट होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये चीज याद रखिए। ठीक है। कैग प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, अंडर हिज वारंट एंड सील है। ठीक है। कैग कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द ऑन द सेम मैनर एज द ग्राउंड एज सुप्रीम कोर्ट का जज। ठीक है। मीन्स प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के आधार पे ही आपको निकाला जा सकता है, और दोनों हाउसेस स्पेशल मेजोरिटी में पास होगा तभी कैग हटेगा। ठीक है। उसके बाद यूपीएससी चेयरमैन की तरह कैग भी इनएलिजिबल है कोई भी ऑफिस को फिर से लेने के लिए। ठीक है। और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिले कैग को, इसलिए उसका जो सैलरी है दे चार्ज अपॉन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। 148 खत्म। 149 में कैग का जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, वो कैग एक्ट है 1971 का, उसमें लिखा हुआ है। क्या ये क्या बोल रहा है कि कैग 3 चीज ऑडिट कर सकता है। क्या? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और स्टेट का वो कंटिजेंसी फंड को, पब्लिक अकाउंट को, 3 चीज। ठीक है। सारा रिसीट, सारा एक्सपेंडिचर। दूसरा, कैग ऑटोमेटिकली ऑडिट नहीं कर सकता है पंचायत और म्यूनसिपैलिटी को अनलेस जो प्रेसिडेंट या गवर्नर उसको रिक्वेस्ट करे। दूसरा चीज। तीसरा, कॉर्पोरेट डिवाइड, मतलब कि जो गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, वो कभी कभी प्राइवेट सीए अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ कैग, और कैग क्या करता है, उसको सप्लीमेंट्री ऑडिट करता है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज को। पर जो स्टेटूटरी कॉर्पोरेशन है वो कैग ऑडिट करेगा। जैसे मान लीजिए अगर एयर इंडिया है, अगर डीवीसी है, इसको कैग ऑडिट करेगा। ठीक है। अगर जो बहुत बड़ा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है वो कैग के आउटसाइड से बाहर है, जैसे कि एसबीआई, एलआईसी, आरबीआई, ये सब कैग के परव्यू से बाहर है, वो प्राइवेट सीए से ऑडिट होता है ये सब। ठीक है। गवर्नमेंट कंपनीज पर स्टेटूटरी कॉर्पोरेशन कैग ऑडिट करता है, ये चीज याद रखिए। ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट और पब्लिक अकाउंट कमेटी, आर्टिकल 151। ठीक है। तो कैग ऑडिट तो करेगा बट उसके पास पावर नहीं है करप्ट ऑफिशियल को पनिश करने का। ठीक है। दे कैन ओनली बार्क, दे कैन नॉट बाइट। द वेपन इज द ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट बहुत जरूरी है। तो कैग जो सबमिट करेगा ऑडिट रिपोर्ट, प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में रखेगा। ठीक है। दूसरा, जो स्टेट लेवल रिपोर्ट होगा वो गवर्नर को रखेगा, गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर में रखेगा। अब खिलाड़ी कौन है इसमें? जो फाइनल आर्बिटर है वो है पब्लिक अकाउंट कमेटी। कि एक बार पार्लियामेंट में रिपोर्ट आ जाए, ये पार्लियामेंट इसको हैंडओवर करेगा पब्लिक अकाउंट कमेटी को। ठीक है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करेगा, उस रिपोर्ट को एग्जामिन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स को समन करेगा और ग्रिल करेगा। ठीक है। नाउ इसलिए बोला जाता है कैग इज एक्टिंग एज ए फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड फॉर द पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है। इसके बाद हम लोग को समझना होगा कंट्रोलर और ऑडिटर में क्या अंतर है। जैसे यूके में जो कैग है इज एक्चुअली ए कंट्रोलर, बट हेयर इट जस्ट वी आर द ऑडिटर। ठीक है। बट जो इंडिया में कैग है उसके पास कोई पावर नहीं है फॉर द विड्रॉल ऑफ मनी। ठीक है।
कि ये स्टेप इन होता है सिर्फ एक बार पैसा खर्च हो जाए, तो इट इज ए प्योरली ऑडिटर, इट इज नॉट कंट्रोलर, ठीक है। सीक्रेट सर्विस, तो कैग हैज अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ऑल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड्स ना, तो कैग एक्सपेंडिचर का डिटेल नहीं मांग सकता है सीक्रेट एग्जीक्यूटिव एजेंसी से, ठीक है। केवल एक सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से कि ये सीक्रेट सर्विस के तहत खर्चा किया गया है, तो कैग नहीं पूछ सकता है क्या खर्चा हुआ, ठीक है। तो कैग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलिंग एंड मेंटेनिंग द अकाउंट्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ना, तो कैग के पास ऑडिट का पावर है, अकाउंटिंग का पावर नहीं है। अकाउंटिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। 1976, तो 19 कैग एक्ट नया था 1971 में, बट ये 1976 में ऑडिटिंग और अकाउंटिंग को अलग कर लिया गया था। पर कैग जो है स्टेट गवर्नमेंट के लिए मेंटेन करता है अकाउंट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अब अलग हो गया है अकाउंटिंग, बट स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंटिंग कैग संभालता है। ये चीज एकदम बहुत ही डीप पॉइंट है, ये सब नहीं पता होगा भोजन को, ठीक है। ठीक है। हाँ, रेगुलेटरी ऑडिट क्या है? चेकिंग इफ द मनी वाज स्पेंट लीगली अकॉर्डिंग टू द रूल और नॉट, ठीक है। रेगुलेटरी ऑडिट कैग करेगा, ये कंपलसरी है कि रूल्स के अकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं। अब एक होता है प्रोप्राइटरी ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट डिस्क्रिशनरी है, उसमें वो चेक करेगा कि जो विजडम है, फेथफुलनेस है और इकोनॉमी को ध्यान दिया गया है कि नहीं। वाज द स्पेंडिंग नेसेसरी, क्या ये टैक्स पेयर का मनी को वेस्ट किया है। तो जो कैग का प्रोप्राइटरी ऑडिट है, यही कोलगेट एलोकेशन, आपका 2G स्पेक्ट्रम जैसे चीज को निकाला है जो गवर्नमेंट को हिला के रख दिया था, ठीक है। बट ये कभी कभी आर्ग्यू होता है कि कभी कभी कैग ओवर स्टेप कर रहा है अपना पॉलिसी मेकिंग टेरिटरी से, ठीक है। उसके बाद जो पोस्टमार्टम नेचर है, कैग का सबसे बड़ा क्रिटिक है कि ये पोस्टमार्टम ऑडिट करता है, स्कैम को एक्सपोज करता है आफ्टर द मनी हैज ऑलरेडी बीन लॉस्ट। तो बिना कंट्रोलर के फंक्शन के कैग कैन नॉट प्रिवेंट द ब्लीडिंग ऑफ द फंड्स इन द रियल टाइम, ठीक है। सो लेट्स मूव टू जीएसटी काउंसिल नाउ। सो ऐसे इंटर स्टेट काउंसिल एक पॉलिटिकल फोरम है अंडर आर्टिकल 263 फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जीएसटी काउंसिल उसका इकोनॉमिक इंजन है, ठीक है। 2016 से पहले जो सेंटर स्टेट फाउट होता था फॉर टैक्सेस, ठीक है। तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2016 में, जो टॉक कर रहा है अबाउट जीएसटी, ठीक है। 279 ए आया जीएसटी काउंसिल। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, एक जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करेगा बाय ऑर्डर, ठीक है। 279 ए के तहत, ठीक है। जीएसटी काउंसिल का ऑफिस दिल्ली में है। यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी इसका एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होगा, यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी, ठीक है। फाइनेंस सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी। हाँ, अब इसमें क्या क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर इसका चेयरमैन होगा। मिनिस्टर जो रेवेन्यू का होगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और फाइनेंस, वो इसका मेंबर होगा। और स्टेट मेंबर्स कौन कौन होगा, जो मिनिस्टर इंचार्ज होगा फाइनेंस का और टैक्सेशन का, फाइनेंस मिनिस्टर होगा, या जो भी मिनिस्टर जो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा वो सब होगा इसका मेंबर। वाइस चेयरपर्सन होगा स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, आपस में चुन लिया जाएगा और रोटेट होते रहेगा, ठीक है। जीएसटी काउंसिल का मैंडेट क्या है, पहला चीज, पहला ये जीएसटी रेट्स बताएगा कि कौन है 5% में, कौन है 12% में, कौन है 18% में, कौन है 28% में, ठीक है। फ्लोर रेट्स विद द बैंड्स ऑफ जीएसटी, ये सब बताएगा। दूसरा, जो गुड्स एंड सर्विसेज है, क्या क्या एग्जेम्प्ट है जीएसटी से, ये जीएसटी काउंसिल ही बताएगा। तीसरा, क्या टर्नओवर लिमिट होगा जिसके लिए एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, वो थ्रेशोल्ड्स भी जीएसटी काउंसिल बताएगा। चौथा, कोई भी स्पेशल रेट डिजास्टर सेस जो है फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड टू रीजन एडिशनल सोशल नेचुरल कैलामिटी वाला, तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से नहीं आएगा, वो जीएसटी काउंसिल से ही आएगा, ठीक है। जीएसटी काउंसिल ही बताएगा कि ये जो डिजास्टर सेस वगैरह है ये, ठीक है। अगर कोई स्पेशल प्रोविजन करना है तो 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का, 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, 8 उधर और इधर ये लोग के लिए करना है कुछ, तो स्पेशल प्रोविजन ये भी जीएसटी काउंसिल ही बताएगा। मैथ सिंपल है, 50% कोरम होना चाहिए जीएसटी काउंसिल का मीटिंग करने के लिए। डिसीजन 3/4 के हिसाब से होगा। सेंटर का वेटेज 33.3% है, स्टेट का 66.7% है, ठीक है। तो सेंटर का क्योंकि 75% चाहिए, 33% तो सेंटर का ही है, तो भैया खेला हो जाएगा, सेंटर का बिना नहीं हो सकता है, ठीक है। सो इवन इफ 100% ऑफ द स्टेट्स वोट से यस, उनका वेट है 66.67%, तो वो 75% नहीं ला पा रहे, तो सेंटर के पास डिफेक्टो वोट है, ठीक है। और एंड द स्टेट कलेक्टिवली ऑल्सो हैज अ वीटो, ठीक है।
कंसेंसस से होना चाहिए, ठीक है। जीएसटी काउंसिल फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जीएसटी काउंसिल अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, नहीं, वाइस चेयरपर्सन जो होता है स्टेट मेंबर्स के से चुना जाएगा, ठीक है, अपने में से, जैसे नीति आयोग का चुनता है प्राइम मिनिस्टर, वैसे इसमें नहीं चुना जाएगा। जीएसटी काउंसिल का कोई भी डिस्प्यूट होगा वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, नहीं, जो जीएसटी काउंसिल इटसेल्फ हैज द मैकेनिज्म फॉर द एडजुडिकेटिंग एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है, ये चीज है। इसके बाद आप बताइए कि बाइंडिंग मिथ सेटल, तो सबको लगता था कि जीएसटी काउंसिल का जो डिसीजन है बाइंडिंग है गवर्नमेंट पे, तो सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई किया है कि जीएसटी काउंसिल का जो एडवाइस है वो भी बाइंडिंग नहीं है यूनियन स्टेट पे, वो परसुएसिव वैल्यू रखता है, पहला चीज, ठीक है। दूसरा कि जो सुप्रीम कोर्ट 246 ए के तहत बोला है कि दोनों पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर इक्वल, साइमल्टेनियस एंड यूनिक पावर टू लेजिस्लेट ऑन जीएसटी, ठीक है। तो जो 256 ए के तहत पावर है कि जीएसटी के ऊपर जो लेजिस्लेट करने का पावर, मतलब एसजीएसटी पे स्टेट के पास भी पावर है, आपका जो यूजीएसटी है उसके लिए पार्लियामेंट के पास पावर है, मतलब दोनों पार्लियामेंट और यूनिक दोनों के पास पावर है। बट इफ द काउंसिल रिकमेंडेशन आर बाइंडिंग इट वुड डिस्ट्रॉय द फिस्कल सोवर्निटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। अगर जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन बाइंडिंग होगा तो क्यों कोई स्टेट फिर अपने से कर पाएगा, तो ठीक है, तो फिस्कल सोवरेनिटी स्टेट लेजिस्लेचर का, तो मतलब जो बाइंडिंग नेचर है आपका जीएसटी काउंसिल का, दैट इवॉल्व्स इस पावर फ्रॉम 246 है, ठीक है, ये समझिए। पॉलिटिकल रियलिटी क्या है, लीगली नॉन बाइंडिंग है, पॉलिटिकली इफ ए स्टेट डिसाइड्स टू इग्नोर जीएसटी काउंसिल एंड अपना टैक्स रेट बताता है, तो जो वन नेशन वन टैक्स सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा, इसलिए ये पॉलिटिकल ट्रस्ट पे चल रहा है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग पे चल रहा है, ये चीज आपको समझ के रखना होगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, नाउ अंडरस्टैंड द बैलेंसिंग विल फॉर द फिजिकल फेडरलिज्म, ठीक है, क्योंकि सेंटर लायन शेयर कलेक्ट करता है इनकम टैक्स से, कॉर्पोरेट टैक्स से, बट स्टेट के पास सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन द फॉर्म ऑफ पुलिस, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक इंडिपेंडेंट अंपायर बनाया है कि कैसे मनी डिवाइड हो। बेसिक प्रॉब्लम आप नस को पकड़िए, बहुत सिंपल है सब, ठीक है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत बना है, ठीक है, कि सेंटर स्टाफ ना करे स्टेट्स को, वाइल द स्टेट फाइनेंस कमीशन इंश्योर करेगा कि स्टेट गवर्नमेंट स्टाफ ना करे पंचायत और म्यूनसिपालिटी, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन बना है आर्टिकल 280 के तहत, ठीक है। पहला, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हर एक 5 साल पे और अर्लियर इफ दे कंसिडर इट नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूट करता है फाइनेंस कमीशन को, ठीक है। फाइनेंस कमीशन में चेयरमैन होंगे और 4 मेंबर होंगे, ये याद रखो सबसे पहला चीज। दूसरा, अब जो क्वालिफिकेशन होगा मेंबर का वो कौन डिसाइड करेगा, वो बोल रहा है प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं करेंगे फाइनेंस कमीशन का मेंबर का, जो पार्लियामेंट है बाय लॉ डिसाइड करेगा कि कौन होगा फाइनेंस कमीशन का मेंबर, ठीक है। इसलिए फाइनेंस कमीशन एक्ट है 1951 का, जो बोल रहा है कि चेयरमैन के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स का, और जो 4 मेंबर है उसमें से कौन कौन होना चाहिए, एक फाइनेंस का आदमी होना चाहिए, एक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी होना चाहिए, एक इकोनॉमिक्स का आदमी होना चाहिए और एक हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। तो ये 4 आदमी फाइनेंस कमीशन में रहेगा। रीअपॉइंटमेंट के लिए जैसे कैग, यूपीएससी चेयरमैन, जो मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन है वो एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए, ये चीज याद रखिए, जो अंतर है यूपीएससी और कैग से, ठीक है। अब क्या क्या करेगा, तो 4 चीज क्या करेगा लिख देना है एग्जाम में। पहला, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन जो होगा डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस का, वो कैग करेगा, ठीक है। सेंटर और स्टेट में कैसे बटेगा, ये वर्टिकल हो गया, और स्टेट में कैसे बटेगा, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, पहला चीज। दूसरा, 275 के तहत जो स्टेट्यूटरी ग्रांट इन एड दिया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, वो उसका प्रिंसिपल क्या होगा, उसका प्रोविजन क्या होगा, वो कैग बताएगा, ये फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया बताएगा। दूसरा, तीसरा, वो बताएगा कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को कैसे ऑगमेंट करें, स्टेट को ऑगमेंट करें, ताकि आ, वो पंचायत और म्यूनसिपालिटी को आगे फंड कर सके। तो लोकल गवर्नमेंट का लाइफलाइन भी फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया देख रहा है, ठीक है। और कोई भी प्रेसिडेंट अगर कोई मैटर रिफर करे इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस तो वो बता सकता है, जैसे कि 15th फाइनेंस कमीशन को बोला गया था
कि इंटरनल सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए कैसे फंड किया जाए, उसको भी देखो। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन समझिए, तो 73rd और 74th से ही स्टेट फाइनेंस कमीशन बना है, ठीक है। गवर्नर बनाएगा, 5 साल के लिए बनाएगा। इसका क्या काम है? इसका है कि जो स्टेट का टैक्स है, ड्यूटी है, टोल्स है, फीस है, जो स्टेट कलेक्ट कराएगा, वो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में कैसे शेयर होगा, पहला चीज़। दूसरा, कौन-कौन सा टैक्स है जो कि लोकल बॉडीज़ को असाइन किया जा सकता है, दूसरा चीज़ ये। तीसरा है कि क्या ग्रांट इन एड है, जो कि हम लोग लोकल बॉडी को दे सकते हैं फ्रॉम कंसोलिडेटेड स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड से। ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। सो यूनियन फाइनेंस कमीशन वो आर्बिट्रेरली डिसाइड नहीं करेगा कि कितना पैसा लोकल बॉडी को दिया जाएगा, ठीक है। जैसे यूनियन फाइनेंस कमीशन का काम था कि कैसे हम लोग स्टेट कंसोलिडेटेड फंड को ऑगमेंट करें ताकि वो ग्राउंड पे पैसा दे, ठीक है। इट मेक्स इट रिकमेंडेशन स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन कि देख रहे हो एकदम लिंक है एसएफसी और यूएफसी का। मतलब देखो, यूनियन फाइनेंस कमीशन जो आर्बिट्रली डिसाइड नहीं करेगा कि कितना मनी लोकल बॉडीज को देना है, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन पे डिपेंड करेगा कैसे। इसलिए अगर कोई स्टेट फाइनेंस कमीशन फेल करता है तो वो लूज कर सकता है सेंट्रल ग्रांट फॉर लूजिंग बॉडीज, क्योंकि यूएफसी डिपेंड कर रहा है एसएफसी के रिकमेंडेशन पे। बहुत ही नुआंस पॉइंट है, बहुत जन को नहीं पता होगा ये सब, ठीक है। हाँ, क्योंकि देखो लोकल गवर्नमेंट का लाइफलाइन है, ठीक है। आपका यूनियन फाइनेंस कमीशन ही लोकल गवर्नमेंट का लाइफलाइन है, स्टेट फाइनेंस कमीशन नहीं, ठीक है। तो क्योंकि यही बताएगा कि क्या क्या मेजर करेंगे कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट बढ़े, तो हम लोग रिसोर्स सप्लीमेंट करें पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को, ठीक है। द फॉर्मूला फॉर टैक्स डिवोल्यूशन डिसाइडेड बाय द फाइनेंस कमीशन इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ना, ये भी एडवाइजरी नेचर का है, बट गवर्नर जनरली एक्सेप्ट करता है डिवोल्यूशन फॉर्मूला। दूसरा, फाइनेंस कमीशन इज ए परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विद कंटिन्यूअस नेचर। ना, फाइनेंस कमीशन क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, पर एक बार ये रिपोर्ट सबमिट कर देता है 5 साल के लिए तो इसका काम खत्म है, ठीक है। इसके बाद फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसे क्वाजी जुडिशियल बॉडी, परमानेंट नेचर का नहीं है। ये देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है, ठीक है। इसके बाद क्या समझना है, फाइनेंस कमीशन डिस्ट्रीब्यूट द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम एजुकेशन सेस। नो, जो सेस और सरचार्ज है वो डिविजिबल पूल को बाईपास करता है, फाइनेंस कमीशन का कोई जुरिडिक्शन नहीं है उसमें। अब देखिए डेमोग्राफिक पेनल्टी। अब जैसे आप देखिएगा कि जो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन होता है उसमें पॉपुलेशन एक मेट्रिक है, ठीक है। तो 15th फाइनेंस कमीशन जो टर्म ऑफ रेफरेंस लाया, वो बोला कि भैया जो टर्म ऑफ रेफरेंस बनेगा वो 2011 के सेंसस से बनेगा, ना कि 1971 के सेंसस से। तो सदर्न स्टेट उसको प्रोटेस्ट किया कि बोला कि हम लोग बहुत सारा पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लाए हैं, तो ये तो हम लोग को पेनल्टी लगेगा, ठीक है। अब दूसरा जो ये चलता है आपका श्रिंकिंग डिविजिबल पूल, जो 14th फाइनेंस कमीशन है 32 से 42 किया, जो ये घटाया। बट एक तरफ बोला जाता है ना कि जो सेंटर है वो सेस और सरचार्ज बढ़ा दिया है, तो इससे क्या होता है कि जो इफेक्टिवली शेयर है जो कि ग्राउंड में जा रहा है वो घट रहा है, ठीक है। थर्ड क्या है, स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैलेसेस। तो आरबीआई नोट किया है कि स्टेट गवर्नमेंट डिले कर रहा है स्टेट फाइनेंस कमीशन को कंस्टिट्यूट करने का, जो कि और उनका जो रिकमेंडेशन है उसको इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पाइपलाइन को जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी बनाने के लिए था वो गलत है, तो ये हो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स है वो जान रहे हैं कि इफ एजेंसी कंडक्टिंग इलेक्शन वाज कंट्रोल्ड बाय द रूलिंग पार्टी, डेमोक्रेसी वुड बी सेम। देयरफॉर दे क्रिएटेड आर्टिकल 324। तो 324 आर्टिकल क्या कर रहा है, एक इंडिपेंडेंट सेंट्रलाइज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बन रहा है, ठीक है। हाँ, तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन के साथ स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन में अंतर। तो बहुत ही आसान है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 4 चीज़ का इलेक्शन कराएगा, एकदम याद हो जाना चाहिए। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के तहत बना है, ठीक है। For the 73 years, the president appointed chief election commission and election commission purely on the advice of prime minister। तो 2023 में अपॉइंटमेंट चेंज हो गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बोला कि जो अपॉइंटमेंट होना चाहिए
वो होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इसमें। तो देखो 2023 तक एक ही होता था कि जो 73 ईयर्स था, चीफ इलेक्शन कमीशन प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे इलेक्ट होता था। पर सुप्रीम कोर्ट बोलता है नहीं, ऐसे नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलकर बनाएंगे। पार्लियामेंट बोलता है भाई बेटा ऐसा करेगा, ओवरराइड करते हैं तुमको। चीफ इलेक्शन कमीशन और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट आया इसमें सीजीआई को हटा दिया कमिटी से, ठीक है। अब क्या बोलता है कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट मतलब अपॉइंट करेगा सीएसी को और इलेक्शन कमीशन का मेंबर को ऑन द एडवाइस ऑफ, ठीक है, ऑन द एडवाइस, किसके एडवाइस पे करेगा? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा का और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव के पास फिर मेजोरिटी आ गया, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो एक मल्टी मेंबर बॉडी है, एक चीफ इलेक्शन कमीशन रहेगा, दो इलेक्शन कमीशन रहेगा। अब इक्वल मतलब फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स वाला सीन है कि चीफ इलेक्शन कमीशन बॉस नहीं है, तीनों के पास सेम पावर है, इक्वल सैलरी है, सुप्रीम कोर्ट के जज के तरीके है, और सारा डिसीजन कैसा होगा? मेजोरिटी वोट से होगा, ठीक है। तीसरा क्या है? देयर इज एन एसिमेट्रिक रिमूवल प्रोसेस, ठीक है। जो सीईसी को अगर हटाना है तो वो एज ए सुप्रीम कोर्ट का जज की तरह हटेगा, ठीक है, सिंपल बाय स्पेशल मेजोरिटी। जबकि इलेक्शन कमीशन को हटाना है तो वो प्रेसिडेंट ओनली बाय द रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी हटा देगा, ठीक है। बहुत बेसिक चीज है, समझ के आना चाहिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होगा इसको अपॉइंट करेगा गवर्नर, ठीक है। गवर्नर अपॉइंट करेगा पर रिमूव करेगा एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट, तो पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट का रेजोल्यूशन चाहिए। कंडीशन ऑफ सर्विस है कि चेंज नहीं हो सकता कंडीशन सर्विस, ठीक है। इलेक्शन टू द उत्तर प्रदेश विधानसभा आर कंडक्टेड बाय यूपी ना, द ईसीआई हैज इट्स ओन डेडिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशन ना, इसके पास स्टाफ नहीं है। ये प्रेसिडेंट और गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू मेक अवेलेबल टू द ईसीआई द रिक्वायर्ड स्टाफ। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर का काम है कि ये करे। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये स्टेट्यूटरी डॉक्यूमेंट पास बाय द पार्लियामेंट अंडर द आरपीए 1951। तो एमसीसी के पास कोई स्टेट्यूटरी बैकिंग नहीं है। ये क्या है? इट इज ए कंसेंसस डॉक्यूमेंट है। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो क्या एक स्टेट्यूटरी डॉक्यूमेंट है ना? ये इसके पास कोई स्टेट्यूटरी बैकिंग नहीं है, ये एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है जो कि पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा एग्री किया जाता है फॉर द मोरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑफ बाय ईसीआई बाय अंडर 324, ठीक है। तो एक इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल का डिबेट उठता है कि ईसीआई का जो अपॉइंटमेंट है प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर को ये दिया गया, तो ये लीगली अलाउ कर दिया गया कि जो रूलिंग पार्टी है यूनिलेटरली अपॉइंट करेगा, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रल अंपायर है उसका परसेप्शन को थ्रेटन किया, ठीक है। फिर वन नेशन वन इलेक्शन का बात हो रहा, क्या कमिटी है? तो राम जो आपका प्रेसिडेंट कोविंद वाला जो कमिटी था वो सबमिट किया रिपोर्ट, ये बोला कि फंडामेंटली अल्टर द आर्टिकल 324, ठीक है। तो ईसीआई जो है वो हमेशा परपेचुअल इलेक्शन मोड में रहता है, बट साइमल्टेनियस इलेक्शन आ जाएगा, इट रिक्वायर द मैसिव लॉजिस्टिकल सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द ईसीआई एंड द एसईसी, ठीक है। तो ये एक यूनिफाइड इलेक्टोरल रोल चाहेगा, ठीक है। तीसरा क्या है? लिमिट्स ऑफ आर्टिकल 324। टीएन सेशन ट्रांसफॉर्म किए थे ईसीआई को इन 1990 बाय इंटरप्रेटिंग आर्टिकल 324 मैंडेट ऑफ सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल एज द रिजर्वोयर, एज एब्सोल्यूट पावर है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं तो हम आर्टिकल 324 के तहत कुछ भी कर सकते हैं। गिविंग द ईसीआई द पावर टू काउंटरमैन पोल्स, ट्रांसफर स्टेट पुलिस चीफ्स एंड स्ट्रिक्टली इन्फोर्स एमसीसी। तो बहुत चीज है, ठीक है। चलो, आर्टिकल 326 इलेक्शन कमीशन को पावर देता है, बट इट डज नॉट हैव द एक्चुअल मैनुअल की इलेक्शन कंडक्ट कैसे कराएं। तो आर्टिकल 327 पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि आप लॉ बना सकते हैं रिगार्डिंग इलेक्शन। उसी के तहत दो रोल बना है, एक है आरपीए 1950 और एक है आरपीए 1951। आरपीए 1950 इज टॉकिंग अबाउट कैसे होगा प्रिपरेशन, 1951 बोले कैसे होगा एक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। अंतर समझ लीजिए, बेसिक बेसिक। 1950 जो है वोटर्स के ऊपर है और मैप के ऊपर है, 1951 जो है कैंडिडेट और ड्रामा के ऊपर है, ठीक है। पहला, इलेक्शन होने से पहले का सारा चीज आरपीए 1950 में लिखा हुआ है, और जब इलेक्शन कंडक्ट होगा वो 1951 में लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा चीज। तीसरा चीज, 1950 बताया कि वोटर्स के बारे में बताएगा 1950, जबकि 1951 आपका कैंडिडेट्स, एमपीज, एमएलएज इसके बारे में बताएगा, ठीक है। फिर तीसरा की प्रोविजन क्या है?
आरपीए 1950 बताएगा कि लोकसभा और स्टेट असेंबली में कितना सीट होगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिलिमिटेशन क्या होगा, वोटर्स का क्वालिफिकेशन क्या होगा, इलेक्टोरल रोल का प्रिपरेशन कैसे होगा। ये तो आरपीए 1951 बताएगा हाँ कि जो मेंबर्स है, जो कैंडिडेट्स है, उसका क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कैसे होगा, जो कंडक्ट है, वोट का काउंट कैसे होगा, करप्ट प्रैक्टिस और इलेक्टोरल ऑफेंस क्या क्या है, पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कैसे होगा, ये सब। तो 1951 में डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? पहला है स्पेसिफिक ऑफेंस। स्पेसिफिक ऑफेंस के लिए आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इवन दो आपको कम सजा मिले, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर कोई पॉलिटिशियन कन्विक्ट होता है बहुत सीवर क्राइम में, जैसे कि दो ग्रुप में एनमिटी बढ़ा दिए हैं, ब्राइबरी ले लिए, रेप, अनटचेबिलिटी, टेररिज्म, ऐसा करके कोई केस है, तो आपको तुरंत कन्विक्शन पे आपको इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। सेंटेंस से आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब तक आप हैं डिस्क्वालीफाई रहेंगे जब तक आपका कन्विक्शन चल रहा है, उसके प्लस 6 साल बाद रिलीज तक, ठीक है। दूसरा है 2 ईयर रूल। अगर कोई भी केस में आप कन्विक्ट होते हैं जिसका सजा 2 साल या 2 साल से ज्यादा है, तो आप फिर बैन हो जाएंगे। लिली थॉमस क्या बोला है? देखो लिली थॉमस में पहले क्या दिक्कत था कि जो सीटिंग एमपी एमएलए था उसके पास पावर था क्या, कि भैया जो सीटिंग एमपी एमएलए होंगे अगर वो कन्विक्ट होते हैं तो उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है 3 महीना के लिए रोक दिया जाएगा ताकि वो हायर कोर्ट में अपील कर सके, ठीक है। लिली थॉमस में इसको बंद किया गया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया कि जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा वो इंस्टेंट और ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। ट्रायल कोर्ट भी अगर प्रोनाउंस कर दिया तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फिर अगर जो वो आगे देते हैं, हायर कोर्ट में अपील करते हैं और हायर कोर्ट उनको रिलीफ देता है तो आप बच जाइएगा, ठीक है। नाउ द थर्ड थिंग इज व्हाट इज अबाउट द करप्ट प्रैक्टिसेस। करप्ट प्रैक्टिस क्या है? सेक्शन 123 की जो ब्राइबरी है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, अपीलिंग टू रिलीजन, कास्ट फॉर वोट है, तो ये सारा चीज आपका सेक्शन 123 करप्ट प्रैक्टिस में आ रहा है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन जो है कैन नॉट डिस्क्वालीफाई ए विनिंग कैंडिडेट फॉर द करप्ट प्रैक्टिस। तो करप्ट प्रैक्टिस के लिए हाई कोर्ट इलेक्शन पेटिशन के तहत डिस्क्वालीफाई कर सकता है, समझ रहे हैं अंतर? तो इलेक्शन कमीशन का पावर और जुडिशरी का पावर में अंतर क्या है कि जो करप्ट प्रैक्टिस है, तो करप्ट प्रैक्टिस के आधार पे किसी को निकालने का पावर जुडिशरी पे है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन कैंडिडेट सबको हटा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेक्शन 812 सेक्शन 8 के तहत, ठीक है। जबकि जो 123 सेक्शन है उसमें कोर्ट हटाएगा अगर आप पे ब्राइबरी का करप्ट प्रैक्टिस का आरोप लगता है तो हाई कोर्ट हटाएगा थ्रू इलेक्शन पिटीशन, ठीक है। इलेक्टोरल ऑफेंस अगर होता है जैसे कि आप इनमिटी बढ़ाएं दो ग्रुप के बीच में, या आप ऑफिस होल्ड किए हैं पब्लिक मीटिंग्स में ड्यूरिंग दी 48 आवर साइलेंट पीरियड, ठीक है, और या बैलेट पेपर पोलिंग स्टेशन में बाहर ले गए, ठीक है, तो ये यार क्रिमिनल ऑफेंसेस है, ये भी स्टैंडर्ड कोर्ट्स में ट्राई होगा, ठीक है। तो इलेक्टोरल ऑफेंस आपका स्टैंडर्ड कोर्ट में होगा, करप्ट प्रैक्टिस हाई कोर्ट में होगा, ठीक है। ये चीज याद रखिए। पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन आर्टिकल 29A में है कि जो दे मस्ट अप्लाई टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 29A ऑफ आरपीए 1951, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी कौन बनेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आपको अप्लाई करना होगा अंडर सेक्शन 29A, ठीक है। डी रजिस्ट्रेशन क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है रजिस्टर करने का बट डी रजिस्टर नहीं कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या रूल किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डी रजिस्टर नहीं करेगा 3 केस के अलावा। अगर पार्टी जो रजिस्टर किया है वो फ्रॉडरी से किया है, पहला चीज। दूसरा, पार्टी अपना इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे फेथ खो दिया है। दूसरा, तीसरा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टी को अनलॉफुल बता दे, ठीक है, तो डिलिस्ट कर सकता है, डी रजिस्टर नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग ए वोटर इज इन आरपीए 1951 ना। जो वोटर और इलेक्टोरल रोल का बात होगा वो 1950 में होगा, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन में होगा वो किससे होगा? वो आरपीए में नहीं होगा, वो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, ठीक है। जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट से गवर्न हो रहा है, ना कि आरपीए से गवर्न हो रहा है, ठीक है। अंडर आरपीए 1951 ए कैंडिडेट मस्ट डिक्लेयर देयर क्रिमिनल एंटीसीडेंट और द फाइनेंशियल एंटीसीडेंट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था एडीआर वाला,
उसके वजह से सेक्शन 33 ऐड हुआ, ठीक है? और उसमें बोला गया कि भैया जो कैंडिडेट है अपना क्रिमिनल केस जो पेंडिंग है और जो फाइनेंशियल एसेट है सब बताएंगे, अपना स्पाउस का भी अपना डिपेंडेंट का भी, ठीक है? इसमें आपको बताना होगा कन्विक्शन और फ्रेमिंग और चार्ज ऑफ डिबेट में। मतलब आप इंडिया में पॉलिटिशियन इज ओनली डिस्क्वालीफाइड आफ्टर कन्विक्शन, जो बहुत समय लगता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और लॉ कमीशन ये रिकमेंड किया कि डिस्क्वालिफिकेशन उसी समय हो जाना चाहिए जब आप पे चार्ज लगा, फ्रेम लगा, अगर हीनियस क्राइम का, ठीक है? जो 5 साल के लिए एटलीस्ट जिसके लिए सजा है, ठीक है? पार्लियामेंट इसको रिफ्यूज किया, ठीक है? दूसरा, पेड न्यूज और सोशल मीडिया, आरपीए वाज रिटन बिफोर द इंटरनेट, ठीक है? तो पब्लिशिंग फॉल्स स्टेटमेंट ये करप्ट प्रैक्टिस के अंडर आया गया है, ठीक है? तो अभी इसमें एक लूप होल है कि भैया ये जो सरोगेट एडवर्टाइजिंग, डीप फेक, इसको कहाँ रखा जाए, ठीक है? तो आरपीए का ये चैलेंज है। सेक्शन 123 का, तो सेक्शन 123 में क्या बोला जा रहा है कि अगर आप अपील करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस्ट, कास्ट, कम्युनिटी, तो ये करप्ट प्रैक्टिस है। पर अभिराम सिंह केस में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट कि दिस अप्लाई नॉट जस्ट टू ए कैंडिडेट रिलीजन बट ऑल्सो द वोटर्स रिलीजन, इन्फोर्सिंग थिंग स्ट्रिक्टली इन द इंडियाज आइडेंटिटी ड्रिवन प्रोसेस। मैसिव चैलेंज है ईसीआई का, ठीक है? हाँ, मतलब अगर आप सिर्फ अपना रिलीजन नहीं वोटर का रिलीजन के आधार पे भी अगर आप कुछ गड़बड़ वहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर अपील करते हैं वोट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, वो भी करप्ट प्रैक्टिस के अंदर है, तो हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन देके आपका इलेक्शन कैंसिल किया जा सकता है सेक्शन 123 के तहत, ठीक है? बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी दिक्कत है। इलेक्शन पिटीशन में बेसिक आपको जानना है कि पिटीशन 45 दिन के अंदर ही फाइल हो जाना चाहिए इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, ठीक है? हाँ, फॉर पार्लियामेंट्री इलेक्शन स्टेट असेंबली के लिए हाई कोर्ट में जाएगा, जबकि प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, ठीक है? जैसे इलेक्शन कमीशन किसी गेम का अंपायर है, तो डिलिमिटेशन कमीशन क्या है? डिलिमिटेशन कमीशन एक बॉडी है दैट ड्रॉज द बाउंड्री ऑफ द प्लेइंग फील्ड, ठीक है? तो वन वोट वन वैल्यू है डेमोक्रेसी का, ठीक है? बट क्योंकि पॉपुलेशन शिफ्ट होता है, माइग्रेट करता है इधर उधर एट डिफरेंट रेट्स, तो जो पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है मस्ट बी पीरियोडिकली रीड्रॉन सो दैट जो एमपी एमएलए है वो सेम नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करें, ठीक है? दिस इज द वन थिंग। तो व्हाट इज द अल्टीमेट यूपीएससी मैट्रिक्स फॉर द डिलिमिटेशन कमीशन? तो द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 82 के तहत और आर्टिकल 170 के तहत स्टेट के लिए पार्लियामेंट डिलिमिटेशन एक्ट इनेक्ट करता है आफ्टर एवरी सेंसस। हर एक सेंसस के बाद डिलिमिटेशन एक्ट आएगा। वंस द एक्ट इज इन फोर्स, यूनियन गवर्नमेंट डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप करेगा, पहला चीज, ठीक है? पहला है जो अपॉइंटमेंट होगा डिलिमिटेशन कमीशन का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, ठीक है? डिलिमिटेशन में कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और स्टेट इलेक्शन कमीशन उस स्टेट का होगा जो डिलिमिटेड हो रहा है, ठीक है? ये चीज, ठीक है? फिर आपका 3 मेंबर बॉडी है। एसोसिएट मेंबर क्या है? तो द कमीशन ऑल्सो इंक्लूड एसोसिएट मेंबर। डिलिमिटेशन कमीशन में 5 एमपी और 5 एमएलए होगा और स्टेट का, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबली के द्वारा नॉमिनेट करेगा, उनके पास वोटिंग राइट नहीं होगा, ठीक है? ये चीज है। बोर्ड मोड पावर, तो आर्टिकल 329 जो है, तो डिलिमिटेशन कमीशन बना आर्टिकल 82 और 170 के तहत, ठीक है? तो आर्टिकल 329 के तहत क्या पावर है कि टू प्रिवेंट द पॉलिटिशियन फ्रॉम गेरीमेंडरिंग, मीन्स बॉर्डर को हम लोग चेंज ना कर दें टू विन इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन के पास जो कमीशन को डिक्टेटोरियल पावर दिया है। मतलब आर्टिकल 329 कहता है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसके पास एब्सोल्यूट पावर है और कोई उसकी को चैलेंज नहीं कर सकता है इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट इवन इन द सुप्रीम कोर्ट, द अल्टीमेट पावर। दूसरा, कॉपीज जो होगा ऑर्डर का लोकसभा में रखा जाएगा, और जो लोकसभा में रखा जाएगा, राज्यसभा में नहीं, और कंसर्न स्टेट असेंबली में रखा जाएगा। हाउएवर जो ये लेजिस्लेचर होगा, दे आर नॉट परमिटेड टू इफेक्ट एनी मॉडिफिकेशन, दे कैन ओनली लुक, कोई चेंज नहीं कर सकता इवन ए सिंगल कोमा, ठीक है? फ्रीज का टाइमलाइन क्या है? तो 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बना है, एक 1952 में आफ्टर 1951 सेंसस, आफ्टर 1961 सेंसस, 1962 में, 1972 में, फिर 2002 में आफ्टर 2001 का सेंसस, ठीक है?
तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में वो क्या किया कि जो नंबर ऑफ सीट होगा लोकसभा में उसको फ्रीज कर दिया गया, ठीक है। और स्टेट असेंबली को इनकरेज किया गया कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल कीजिए, हम क्या बोलते हैं 2000 तक ये कर देंगे, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए लाया गया था कि आपको ये ना हो 1971 का सेंसस में। तो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 2001 में, ये क्या बोला कि भैया हम लोग क्या करते हैं ना, अ, जो नंबर ऑफ सीट का जो बात हो रहा था जो कि 1971 सेंसस के हिसाब से फ्रीज हुआ था, उसको 2026 तक के लिए कर देते हैं, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ सीट्स है वो 1971 सेंसस के आधार पे चेंज हो रहा है। और 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में क्या हुआ कि जो बाउंड्री जब रीड्रॉ होगा, टेरिटोरियल रीएडजस्टमेंट होगा, एसटी एससी का रिजर्वेशन कोटा जब डिसाइड होगा, दैट विल बी डिपेंड ऑन द 2001 सेंसस, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट, 84th अमेंडमेंट और 87th अमेंडमेंट, ठीक है। 84th अमेंडमेंट और 87th अमेंडमेंट को समझना होगा विदाउट अल्टरिंग द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। आप देखिए कि आज जो नंबर है 543, ये 1971 के पॉपुलेशन के आधार पे है, बट जो ज्योग्राफिकल शेप है वो 2001 के पॉपुलेशन के हिसाब से है। ये दोनों में अंतर समझ लीजिए। ये 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था 2003 में, ठीक है। डिलिमिटेशन कमीशन ऑपरेट करता है अंडर द डायरेक्ट सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नहीं, तो डिलिमिटेशन कमीशन है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट हाई पावर स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि ईसीआई के साथ काम करता है, उसके सबऑर्डिनेट नहीं है। तो कौन कौन है था इसमें देख लीजिए, बहुत हेवी हेवी आदमी है। आपके पास एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, ठीक है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज, और चीफ इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा, ठीक है। और द डिलिमिटेशन कमीशन हैज नो पावर टू अल्टर द सीट्स रिजर्व फॉर एसटीएससी ना। जो प्राइमरी मैंडेट है वो बोला जाएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी आप पता कीजिए जो कि एसटी एससी के लिए रिजर्व किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द लेटेस्ट सेंसस डाटा वेदर पॉपुलेशन इज रिलेटिव, मतलब जो रीड आउट ड्राइंग होगा बाउंड्री का तो वो उसी हिसाब से होगा। तो आप आइडेंटिफाई कीजिए वैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी को जिसको एसटी एससी के लिए रिजर्व किया जा सकता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द लेटेस्ट सेंसस डेटा। फाइनल ऑर्डर है मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ना, इट्स ऑर्डर टेक इफेक्ट ऑन द डेट स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव बॉडी उसको अल्टर नहीं कर सकता है, प्रेसिडेंट जब बोलेगा तब से ऑर्डर इफेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ डिवाइड है। तो फ्रीज वाज इम्प्लीमेंटेड बिकॉज द सदर्न स्टेट सक्सेसफुली कंट्रोल देयर पॉपुलेशन जबकि नॉर्दर्न स्टेट नहीं कर पाया। तो अगर फ्रीज हटेगा तो सीट जो अलोकेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू सेंसस, तो बिहार उत्तर प्रदेश उसके पास बहुत सारे लोकसभा सीट आ जाएगा। कि केरला और तमिलनाडु लूज करेगा तो पनिशमेंट मिला उसको। तो वीमेन रिजर्वेशन लिंकेज, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या किया है कि 33% रिजर्वेशन ला दिया है फॉर दी यू कैन से एवरीवन। तो इट विल कम ओनली इफेक्ट आफ्टर द नेक्स्ट लिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद ही होगा। वन वोट वन वैल्यू क्राइसिस, तो हम लोग अभी भी 1971 का नंबर यूज कर रहे हैं फॉर टोटल सीट्स, ठीक है। जो डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है वो वाइडली स्क्यूड हो गया। जैसे मान लीजिए जो एक एमपी है राजस्थान का वो 30 लाख वोटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि जो एमपी है तमिलनाडु का वो 18 लाख वोटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। द बेसिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन इज करेंटली सेवरली कॉम्प्रोमाइज्ड। जो वन वोट वन वैल्यू वाला जो सिस्टम था, ठीक है। ईसीआई और जो यूपीएससी है अपना पावर कॉन्स्टिट्यूशन से लेता है, जबकि जो सीआईसी और एसआईसी है अपना पावर ले रहा है आरटीआई एक्ट से, ठीक है। तो you are hyper aware of RTI amendment 2019 which fundamentally altered the independence of this body, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा सीआईसी एसआईसी का, तो वो स्टेट्यूटरी बॉडी है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सबसे पहले ये समझिए। दूसरा, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होगा और 10 इंफॉर्मेशन कमीशन से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। दे मस्ट बी द पर्सन ऑफ इमिनेंस पब्लिक लाइफ विथ नॉलेज लॉ साइंस टेक्नोलॉजी सोशल सर्विस, ऐसे से लिखा हुआ है। दे कैन नॉट बी दी एमपी एमएलए और होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये तीसरा चीज लिखा हुआ है, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी। कौन कौन होगा कमिटी में? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय पीएम।
एसआईसी में कौन होगा? चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय सीएम, ठीक है। तो 2019 में क्या अमेंडमेंट हुआ? पहले था कि जो सीआईसी एसआईसी है ये 5 साल के लिए फिक्स किया गया, 5 साल और 65 साल का एज के लिए, ठीक है। और द करंट रूल क्या है? इसको चेंज कर दिया गया है, 5 साल से टेन्योर 3 साल कर दिया गया है और 65 साल का एज कर दिया गया है, ठीक है। पहला चीज। दूसरा चीज, जो सीआईसी का सैलरी था वो पहले चीफ इलेक्शन कमीशन के हिसाब से था, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लेवल का होता था, ठीक है। अब जो हो गया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा सीआईसी का सैलरी। एसआईसी का सैलरी भी इलेक्शन कमिश्नर के जैसा होता था या चीफ सेक्रेटरी के हिसाब से होता था, बट अब वहां का सैलरी भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। ठीक है। पेंशन में डिडक्शन, if receiving a past government pension salary was reduced to by that amount, if receiving a past government pension salary was reduced by that amount, ठीक है। पेंशन डिडक्शन रिमूव कर दिया गया है अब, ठीक है। ठीक है। रिमूवल प्रोसेस क्या है? जो पहले सीआईसी जो है प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, बट उसको सुप्रीम कोर्ट से पूछना होगा, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड कर दिया चार्ज, क्या है इसका भी प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी है जो यूपीएससी में है, ठीक है। प्रेसिडेंट रिमूव कर देगा, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी है। पर एसआईसी वाले में क्या है कि गवर्नर एसआईसी को हटा सकता है। द गवर्नर मस्ट रिफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इंक्वायरी। मतलब गवर्नर हाई कोर्ट को नहीं भेजेगा, गवर्नर एसआईसी को हटाएगा, गवर्नर ही एसआईसी को अपॉइंट कर रहा है, बट गवर्नर हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजेगा इंक्वायरी, ये चीज याद रखिए, ठीक है। और उसके बाद है कि पावर एंड फंक्शन, व्हाइल इंक्वायरिंग इनटू ए कंप्लेंट अंडर द आरटीआई एक्ट, जो कमीशन है उसके पास सिविल कोर्ट का पावर है। वो कोई भी समन कर सकता है, किसी भी पर्सन का अटेंडेंस के लिए बोल सकता है, ओरल रिटर्न एविडेंस मांग सकता है, ठीक है। लेकिन रिक्वायर्ड द डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट। इंक्वायरी के समय कमीशन कोई भी रिकॉर्ड को एग्जामिन कर सकता है अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। कोई भी रिकॉर्ड विथहेल्ड नहीं किया जाएगा ऑन एनी ग्राउंड्स, ठीक है, इवन इफ इट इज ए क्लासिफाइड एज ए स्टेट सीक्रेट। समझ रहे हैं? एब्सोल्यूट एक्सेस रूल है आपके पास सीआईसी और एसआईसी के लिए। स्टेट सीक्रेट है तो भी ले लेगा। वाह। कमीशन कैन एग्जामिन एनी रिकॉर्ड विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ए पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। पहला क्या है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 19(1) या नहीं, आरटीआई एक्ट के तहत बना है। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज इम्प्लिसिटली डिराइव हुआ आर्टिकल 19 से, कमीशन वहां से पावर नहीं ले रहा। सीआईसी इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट ना, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और अदर कमिश्नर है वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। सिर्फ फाइनेंस कमीशन का आदमी सब एलिजिबल था रीअपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। इसके बाद समझिए जो टेन्योर है आपका, जो आपका टेन्योर है, हेलो हेलो हेलो,